हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये आज लास्ट लेक्चर है, 5th लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, डिफरेंस देखेंगे कैपिलरी आर्टरी वेन्स में। ठीक है, फिर देखेंगे कि किस तरीके से न्यूरल रेगुलेशन होगा। वैसे तो हमारा हार्ट खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास क्या एसए नोड है, न्यूरल टिश्यू पाए जाते हैं और खुद से ही क्या करता है, ये धड़कता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिडक्शन होता है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, डिसऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे और समरी के साथ चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो चलिए देखते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। जो डबल सर्कुलेशन है, हम ये कैसे होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट की बात करें, यहाँ पे 4 चैम्बर है। ठीक है, 4 चैम्बर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं डिब्बे जैसा हार्ट बना रही हूँ। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये हमारा बॉडी का कोई पार्ट है। ठीक है, हमारा बॉडी का ऑर्गन है। ये हमारे यहाँ पे लंग्स है। अब बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे हार्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, राइट साइड किसके थ्रू जाएंगे, ये जाएंगे वेना कावा के थ्रू। ठीक है, वेना कावा के थ्रू जाएंगे। सुपीरियर वेना कावा से अपर से जो ऊपर वाला बॉडी का पार्ट है, वहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन्फीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी पार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएंगे, हम बोल सकते हैं यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में आएंगे। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएंगे। फिर राइट वेंट्रिकल से हम बोल सकते हैं जो आर्टरी होता है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है। कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। कौन है ये, पल्मोनरी आर्टरी है जो कैरी किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से ला रहा है, राइट वेंट्रिकल से ला रहा है। कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन भर देंगे। मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज होगा एटमॉस्फेयर से, ये कैसे हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू हार्ट के पास आएगा। कौन सा वेन है ये, पल्मोनरी वेन बोल सकते हैं। कहाँ लेके आएगा, ये लेके आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम के पास। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये क्या करेगा, अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनको पहुंचा देगा। जो अरोटा है इनकी ब्रांचिंग हो जाती है। अगर मान लीजिए हमें ब्रेन के पास ब्लड पहुंचाना है तो किसके थ्रू जाएगा, कैरोटाइड। ठीक है, कैरोटाइड आर्टरी के थ्रू जाएगा। अगर हम हार्ट के पास पहुंचाना चाहते हैं ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। और बॉडी के पार्ट्स के पास हम बात करते हैं, ऑर्गन के पास जाएगा तो आर्टरी के पास, आर्टरी से होता हुआ जाएगा। फिर आर्ट्रियोल बनेगा, फिर कैपिलरीज बनेंगे जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा न्यूट्रिएंट का, गैसेस का। ठीक है, जिसमें ब्लड होते हैं उसी के थ्रू होगा। फिर क्या होगा, जो बॉडी के पार्ट पहुंच गए वहाँ पे ऑक्सीजन तो इन्होंने ले लिया, लेकिन ये CO2 को भर भर के प्रोड्यूस करेंगे। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा, वेन्यूल से बनेगा वेन्स, और वेन्स के थ्रू पूरा चला जाएगा कहाँ पे, वेना कावा में। ऐसे ही होने वाला डबल सर्कुलेशन। तो चलिए एक बार स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर है बहुत प्यारा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा हार्ट है। ये जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट हो गया, ये लंग हो गया, और ये हमारा बॉडी का पार्ट है। ये 3 पार्ट है। इसी को बोला गया है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ये एक बार क्या हो रहा है, जो हमारा हार्ट है एक सर्कुलेशन किसके साथ करा रहा है, लंग्स के साथ करा रहा है, दूसरा सर्कुलेशन बॉडी के पार्ट के साथ करा रहा है। ठीक है, ये कौन है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल रही है। मैं पहले पल्मोनरी रेगुलेशन पढ़ा रही हूँ, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि किस तरीके से ब्लड जो है बॉडी से आएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा लंग्स में। ठीक है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के थ्रू। ठीक है, हमको पल्मोनरी पढ़ना है तो हम देखेंगे कि जो राइट आर्ट्रियम में ब्लड किसके पास आ गया है। अब देखिए ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर हमको देखना है तो यहाँ पे कौन से पार्ट से, कौन से चैम्बर से, हार्ट का कौन चैम्बर है जो ब्लड को लेके जा रहा है कहाँ, लंग्स के पास, और फिर लंग्स से लेके आ रहा है किस चैम्बर पे, हार्ट पे। इतना ही पार्ट क्या हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ से जो ब्लड गया है, ठीक है, लंग्स के पास और यहाँ तक, इस वाले चैम्बर में कहाँ से निकला है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स के पास गया है। फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ आया है, लेफ्ट आर्टरी। बस इतना पार्ट क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। बाकी यहाँ से जो ब्लड निकलेगा बॉडी पार्ट को लेके आएगा, फिर से दोबारा से कहाँ आएगा, हार्ट के पास। उसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं ये क्या है पूरा।
जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है कहाँ से ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जाएगा राइट वेंट्रिकल से, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, पीए का मतलब पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास हमारे जा रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन भर दिया जा रहा है, मीन्स यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, और फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स से जाएगा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, कहाँ पहुँचेगा, फिर से पहुँचेगा ये हमारे दूसरे चैम्बर, जो दूसरे साइड है लेफ्ट आर्ट्रियम में, वहाँ पहुँचेगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक में, तो सिस्टमैटिक में क्या होगा कि जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ गया, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में, चाहे जहाँ पहुँचाएगा, ब्रेन के पास, किडनी के पास, हर जगह पहुँचाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, बॉडी के पार्ट। जब बॉडी के पास जाएगा तो उसके पास क्या होगा, CO2 भर भर के होगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा जो सबसे ग्रेटर वेन है, जिसको बोलते हैं वेना कावा, एक साथ बोल देते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों को मिला के कहाँ लेके जाएगा, राइट ऑरिकल या फिर राइट आर्ट्रियम के पास। तो इतना जो है इसको बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हार्ट और जो बॉडी के पार्ट है वो जुड़े होते हैं। पल्मोनरी में लंग्स से लग रहा है पल्मोनरी, तो यहाँ पे हार्ट किससे जुड़ा होगा, लंग्स वाले जो पाथवे उससे, ठीक है। तो हम देखते हैं अब सिस्टमैटिक में। तो अगर बात करते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यहाँ लिखती हूँ मैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट से ही जाएगा ब्लड, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेशन, ठीक है, इतना समझ जाइएगा कि ब्लड कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू होगा, अरोटा के थ्रू होगा, ठीक है। यहाँ पे डॉर्सल साइड पे अरोटा प्रेजेंट है, जाएगा कहाँ पे जाएगा, बॉडी के पार्ट, यहाँ पे लिखिए बॉडी पार्ट्स के पास, बॉडी पार्ट के पास, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज के पास। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा, वेना कावा के पास, वेना कावा सीधे लिखेंगे हम लोग, वेना कावा के पास जाएगा, और वेना कावा से ब्लड कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा राइट ऑरिकल, राइट आर्ट्रियम में जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कैसे हुआ, पहले तो आप यहाँ से देखिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी के पास जा रहा है, बॉडी के पार्ट के पास जा रहा है, तो उसके पास CO2 है, क्यों, क्योंकि वो सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहे हैं। जब वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, पार्ट प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो वो सबसे बड़ी जो वेन है वेना कावा, सुपीरियर इन्फीरियर को मिला के बोल रहे हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे ब्लड को, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। इतना पार्ट क्या हो गया हमारा, सिस्टमैटिक वेन सर्कुलेशन हो गया। फिर देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा कि जब राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुके हैं, तो अब ये ब्लड कहाँ जाएंगे, राइट वेंट्रिकल में जाएंगे। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लेके जाएगा वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी है, कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा। ये अब क्या हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, किसके पास लेके जा रहा है, लंग्स के पास लेके जा रहा है। लंग्स के पास क्या होगा, एक्चुअल यहाँ पे एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन CO2 का, ठीक है। अब ये जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भर भर के आ गया है, ये क्या हो गया, आप किसके थ्रू जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जाएंगे। अब कैसे ब्लड होंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गए, कहाँ जाएंगे, लेफ्ट ऑरिकल के पास। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, फिर लंग्स के पास जाएंगे, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर इसके बाद आएंगे लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक। और सिस्टमैटिक में क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू होता हुआ बॉडी के पार्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ से वेना कावा, एंड देन लास्टली कहाँ पहुँचेंगे, राइट ऑरिकल में पहुँच जाएंगे। ये इतना काम है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वेन्स और आर्टरी में, जो वेन्स होता है जनरली क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं बॉडी से, कहाँ लेके जाते हैं, हार्ट के पास। अगर आर्टरी की बात करते हैं, ई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है। अरोटा के ब्रांचिंग है ये, हम बोल सकते हैं हार्ट से ही लेके जा रहे हैं, कहाँ, बॉडी के पार्ट के पास, ठीक है। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि कैसे बने हुए हैं, ये कैसे होते हैं, 3 लेयर से बने होते हैं। 3 लेयर में कौन होगा, जो पहला लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ देखते हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो किससे बना हुआ है, हम बोल सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ, कोलेजन फाइबर से। फिर दूसरा जो लेयर है वो कौन है, ट्यूनिका, हम बोल सकते हैं जो सेकंड लेयर है ट्यूनिका, ये हो गया मीडिया, ठीक है। ये जो बना हुआ है ये स्मूथ मसल से बना हुआ और इलास्टिक फाइबर से बना होगा। और साथ में बात करते हैं सबसे अंदर की जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना बोल सकते हैं। ये क्या है, ये बोल सकते हैं सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइन है, जिसको हम बोल सकते हैं एंडोथेलियम की है, उसका स्ट्रक्चर है। बस आपको यहाँ पे डिफरेंसेस क्या देखना है, चलिए डिफरेंसेस देखते हैं आर्टरी और किस में देखते हैं, वेन्स में। जो आर्टरी है वेन्स में क्या डिफरेंस है, तीनों तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ही 3 लेयर की बनी हुई है, ठीक है। पहला क्या है, एक्सटर्ना हो गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर मिडिल वाला जो है ट्यूनिका मीडिया हो गया, और थर्ड लेयर जो हो गया ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटीमा बोलते हैं, वो अंदर की लेयर हो गई। लेकिन आपको एकदम आंखों से दिख रहा है कि जो आर्टरी है इसका ल्यूमेन क्या है, नैरो है। वेन्स का यहाँ पे ल्यूमेन क्या है, वाइड दिख रहा है। क्यों ऐसा है,
क्यों, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? यहाँ पे रीजन ये है कि जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर क्या है, ट्यूनिका मीडिया है, यहाँ पर आर्टरी में क्या है, एकदम मोटी है, थिक है। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो स्मूथ मसल दिखा रहा है ना, ये मिडिल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया है, ये क्या है, पतली है, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या है, वेन्स का ज़्यादा है, आर्टरी का कम है। यही एक डिफरेंस है। लेयर तो सेम है। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बात करते हैं ल्यूमन का, ल्यूमन कैसा है, इनका नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि जो इनका मिडिल, यहाँ पे बोल सकते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया जो है ये क्या है, बोल सकते हैं वाइड है, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या है, नैरो है, और इनमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। यहाँ पे पहले मैं लिख दूँ, इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। वॉल्व लेस, ठीक है, और वॉल्व लेस है, इनमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेन्स की, तो वेन्स में क्या हो रहा है कि इनका जो ल्यूमन है ये क्या है, वाइड है, या फिर बोल सकते हैं ब्रॉड है। क्यों है? क्योंकि जो उनका स्मूथ मसल, या फिर बोल सकते हैं ट्यूनिका मीडिया जो है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्मूथ मसल, सीधे मैं लिख रही हूँ, टीएम का मतलब आप जान जाइए कि ट्यूनिका मीडिया की बात करूँ, ये क्या है, ये बोल सकते हैं ये नैरो है, बहुत कम है, पतले हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या है, जो वेन्स में जो ल्यूमन है वाइड है। अब वाइड है ल्यूमन, तो खून अगर आगे जाएगा, जिसका ल्यूमन बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है, तो खून पीछे भी आने की चांसेस है। तो इसीलिए इनके पास क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। जो गली ही पतली है, एक बार तुम निकल गए, मुश्किल से दोबारा थोड़ी ना आने का मन करेगा। लेकिन गली मोटी है, अब तुम आराम से फैल के चल सकते हो, आ सकते हो, तो वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। एक बार अगर ब्लड फ्लो हो गया आर्टरी में, ठीक है, तो दोबारा से उसको वापस आने का चांसेस नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पे वॉल्व नहीं पाए जाते। लेकिन अगर बात करते हैं वेन्स में, तो वेन्स में क्या है, वेन्स में जो गली है या जो ल्यूमन है वो क्या है, मोटा है, या फिर बोल सकते हैं वाइड है, खूब स्पेस है। क्यों स्पेस है? क्योंकि जो स्मूथ मसल है, जो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया है, ये बहुत पतले हैं, बहुत कम लेयर है यहाँ पे स्मूथ मसल की, जिसकी वजह से ये वाइड है, और यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं। मैं ऐसे टिक कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व नहीं पाए जाते हैं आर्टरी में। अगर बात करते हो कैपिलरीज में, तो कैपिलरीज में क्या होता है, हम तो पहले से जानते हैं कि इसके पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वो कौन है, इंडोथीलियम है, इंडोथीलियम पाया जाता है, ठीक है। यही है ये हमारे लिए डबल सर्कुलेशन, ठीक है। यही ब्लड वेसल्स हैं जो आगे चल के डबल सर्कुलेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अरोटा है, अरोटा की जो ब्रांचिंग होगी किस में होगी, आर्टरीज में होगी, ठीक है। ये आर्टरी क्या करेंगी, ब्लड को, ऑक्सीडेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, ऑर्गन के पास। लेकिन टिश्यू के पास कौन लेके जाएगा, कैपिलरीज लेके जाएंगे, और कैपिलरीज से आगे क्या बनेंगे, वेन्स। वेन्स क्या करेंगे, डीऑक्सीडेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट से कहाँ लेके जाएंगे, हार्ट के पास लेके जाएंगे। इसलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। जो पोर्टल सिस्टम होता है ना, ऐसे तो नॉर्मली होना था कि किसी ऑर्गन से ऑक्सीडेटेड ब्लड आर्टरी लेके आ रही है, और लेके कौन जा रहा है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वेन्स लेके जा रहे हैं हार्ट के पास। एक नॉर्मल, हम अगर नॉर्मल डायग्राम देखें तो मान लीजिए कोई ऑर्गन है, नॉर्मल तो यही होना था कि जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कौन लेके जा रहा है, वेन्स लेके जा रहे हैं आगे, और ये ब्रांचिंग हो रही है वेना कावा के थ्रू, ठीक है। वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच सकते हैं हार्ट के पास पहुँच गया। अब हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड होने, क्योंकि CO2 तो निकलेगा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है ये। फिर लंग्स से फिर कहाँ दोबारा से आएगा, हार्ट के पास आएगा ब्लड। फिर हार्ट से किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं अरोटा, ठीक है। जो अरोटा है उसके थ्रू जाएगा। अरोटा में क्या है, आर्टरी वगैरह की ब्रांचिंग हो गई, इसके थ्रू बोल सकते हैं यहाँ पे आर्टरी के थ्रू या कैपिलरीज के थ्रू कहाँ, किसी ऑर्गन या उनके टिश्यू तक पहुँच जाने हैं ब्लड, ठीक है। और भी यहाँ पे इस तरीके से पहुँचना था कि मेजरली क्या होगा कि यहाँ पे हार्ट जो है, हम बात करेंगे यहाँ पे ये वाला हार्ट पे, जो ये हार्ट है इसके पास क्या है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। कहाँ से आया, बॉडी के पार्ट से आया, ऑर्गन से आया, वेन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू, ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, ठीक है। यहाँ से जो ऑर्गन से ब्लड आ रहे हैं, वेन्स, वेना कावा के थ्रू हार्ट के पास, ये क्या है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। अब हार्ट क्या कर रहा है, लंग्स को वो ब्लड दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भरते, CO2 बाहर करते, ठीक है, एक्सचेंज कराते गैसेस का। फिर ये क्या हो जा रहे हैं, हार्ट के पास वापस से आएंगे, डबल सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रही है, एक बार डीऑक्सीडेटेड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड। फिर से हार्ट क्या करेगा, अरोटा के थ्रू जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं आर्टरी बनेगा। आर्टरी क्या करेंगे, ऑर्गन के पास डायरेक्टली लेके जाएंगे, लेकिन जो उनके टिश्यू है कौन लेके जाएगा, कैपिलरी। फिर जो ऑर्गन है उनके पास CO2 भर के है, फिर क्या करेंगे, वेन्स के थ्रू डीऑक्सीडेटेड ब्लड। ऐसे होना था नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम में नाम से ही लग रहा है कि पोर्टल ही बनाओ, उठा के लेके जाओ। मतलब कि यहाँ पे कोई ऑर्गन से अगर जो बात करें डीऑक्सीडेटेड ब्लड का, वो सीधे ये पाथवे नहीं फॉलो करेगा। वो ऑर्गन क्या करेगा, दूसरे ऑर्गन को ये ब्लड देगा। फिर वो ऑर्गन क्या करेगा, वेन्स के थ्रू, यहाँ पे बोल सकते हैं वेना कावा के थ्रू,
ठीक है, वेना कावा के थ्रू, तब लेके जाएगा हार्ट के पास। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ऑर्गन जुड़ जाएंगे। एक ऑर्गन क्या करेगा, अपना खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा दूसरे ऑर्गन को कि तुम अब ये पाथवे फॉलो करो, लेकिन वो खुद नहीं करेगा। क्यों? ऐसा देखने को हमें कहाँ मिलेगा, हमें देखने को मिला हिपैटिक, हम बोल सकते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। जो हिपैटिक शब्द है, हिपैटिक पोर्टल, ठीक है, सिस्टम में देखने को मिलता है कि जो हिपैटिक शब्द है ये किससे है, लीवर से है। पोर्टल का मतलब कि कोई चीज़ कैरी कर रहा है लीवर। ठीक है, क्या होता है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा। क्यों जाएगा लीवर के पास? क्योंकि इसके ब्लड में क्या है, अमोनिया भर भर के है। और हम जानते हैं कि हम एक्सक्रीट क्या करते हैं, बॉडी से क्या बाहर निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, हम इसको बाहर नहीं निकालते। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में बनता नहीं है, बॉडी में बनता है, बट हम इसको बाहर निकालते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है यूरिया में चेंज होगा कहाँ पे, लीवर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है, यूरिया साइकिल। ठीक है, यहाँ पे चलता है यूरिया साइकिल, जो क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड आए हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है, खूब अमोनिया भर भर के है। अगर ये डायरेक्टली ये जो ब्लड है स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्ट के पास पहुँच जाएगा, तो पूरा हमारा हार्ट क्या करेगा, हार्ट का मेन काम क्या है, और ये खाली ब्लड को पंप करता है, वो कुछ नहीं करता है। वो एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको देता है, लंग्स को देता है कि तुम ऑक्सीजन भर के, तो दूसरी साइड क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अरोटा को देता है ताकि तुम पूरे बॉडी में सप्लाई करो। उसका बस ये काम है, पंपिंग पंपिंग पंपिंग, नथिंग इज दैट। ठीक है, लेकिन अगर उसी ब्लड में यूरिया भर भर के पड़ जाए तो हार्ट को क्या ही पता है कि यूरिया है, वो तो ये भी ब्लड सप्लाई कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में यूरिया फैल जाएगा, टॉक्सिसिटी मच जाएगी, तो इंसान मर सकता है। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अमोनिया से भरा ब्लड है वो कहाँ जाता है, पहले लीवर के पास जाता है। लीवर हमारे पूरे शरीर की माता है, ऐसा एक बोल सकते हैं कि ग्लैंड है, ये क्या करती है, पूरा हमारे बॉडी को ये पूरी तरीके से बचाती है। मीन्स अगर ये लीवर ना हो तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है बॉडी से रिमूव ही नहीं हो पाए। तो जैसे अमोनिया जो बनता है हमारी बॉडी में, ये क्या करते हैं, यूरिया साइकिल चलाते हैं। कहाँ पे, हम बोल सकते हैं लीवर में। तो अमोनिया किस में बदल जाएगा, यूरिया में, यूरिया साइकिल से, जिसकी वजह से अब जो ब्लड होगा इसमें अब अमोनिया नहीं पाया जाएगा, अब यूरिया पाया जाएगा। जो यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक है, सबसे ये बोल सकते हैं कम टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो बनाएगा वेन, वेना कावा, एंड देन हार्ट के पास जाएगा। तो यही हो गया, बोल सकते हैं पोर्टल सिस्टम। और ये जो ब्लड है ना, अब ये सोच रहे होंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है लीवर में, किसके थ्रू आ रहा होगा। अब सोचो, ये भी यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी याद रखना कि यूरिया तो नहीं है लेकिन अमोनिया है, अमोनिया है यहाँ पे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे जब लीवर में जो ब्लड बन जाएंगे, बात करते हैं जब यूरिया इसमें बन जाएगा तब भी तो डीऑक्सीजनेटेड ही रहेगा ब्लड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक ब्लड को कैरी कर रहा है जो ब्लड वेसल, वो क्या है, वो वेन पोर्टल सिस्टम है, वो भी क्या है, वेन है। ठीक है, ये वेन्स के थ्रू क्या हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के पास अमोनिया से भरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है और उसमें खूब भर भर के अमोनिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बना है, उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, लीवर के पास लेके जा रहे हैं, ताकि ये जो अमोनिया है ना, इनको यूरिया में बदल दिया जाए, यूरिया साइकिल चल सके। ठीक है, अब यहाँ पे लीवर से जो भी ब्लड जाएगा वो भी अभी डीऑक्सीजनेटेड है, लीवर थोड़ी ना यहाँ पे ऑक्सीजन भरेगा, ऑक्सीजन लीवर नहीं भरेगा, यहाँ पे तो उसने अमोनिया को यूरिया में बदला है। तो लीवर के पास क्या है, अभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट इस बार उसके पास लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है ब्लड में, मतलब यूरिया है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा वेन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू हार्ट के पास। ठीक है, यही है हमारा, बोल सकते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक का मतलब लीवर से रिलेटेड है। चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी को अब। द ब्लड फ्लो डिस्ट्रिक्टली बाई द फिक्स रूट थ्रू द ब्लड वेसल, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होते हैं उनका एक स्ट्रिक्ट पाथवे है, एक रूट है, उसी के थ्रू ही जाना है उनको। द आर्टरी एंड द वेन्स, कौन है वो स्ट्रिक्टली पाथवे, वो कौन है, आर्टरी और वेन है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड द वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। हम बेसिकली हम आर्टरी और वेन्स का अगर काट के हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर देखें किस चीज़ से बने हुए, तो 3 ही लेयर से बने हुए दोनों। सबसे अंदर की लेयर क्या है, द इनर लेयर ऑफ द स्क्वैमस एंडोथेलियम, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना बोल सकते हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होगी, चाहे वेन हो गया चाहे आर्टरी हो गया, वो किसकी बनी हुई, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, मिस एंडोथेलियम की बनी हुई है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्यूनिका इंटीमा बोलेंगे। ये अंदर की लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, पहला लेयर हो गया। दूसरा लेयर देखते हैं द मिडिल
लेयर ऑफ द स्मूथ मसल एंड द इलास्टिक फाइबर दैट इज द ट्यूनिका मीडिया। सबसे जो बीच वाला लेयर है वो किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल से बना हुआ है, इलास्टिक फाइबर है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, अब बाहर की लेयर के बारे में बात करते हैं। एंड एक्सटर्नल, यहाँ पे देखिए तीसरी लेयर है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद द कोलेजन फाइबर द ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो सबसे बाहर की लेयर है वो किससे बनी हुई है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और इसमें कोलेजन फाइबर भर भर के पड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर की लेयर है। अंदर की लेयर सबसे पतली होगी क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? ब्लड को फ्लो कराना है। ठीक है, तो किससे बनी हुई है? स्क्वैमस एंडोथेलियम से, उसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंटीमा बोलेंगे। मिडिल लेयर जो होगी थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए दीवार, तो ये क्या है? स्मूथ मसल, थोड़ी इलास्टिक फाइबर, इसे क्या बोलेंगे? ट्यूनिका मीडिया बोलेंगे। और अगर हम बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे बाहर की जो लेयर है उससे कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। ये दोनों में देखने को मिलेगा, चाहे वेन हो चाहे आर्टरी हो। अब देखिए डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज हियर द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन दी वेन। बोला गया है कि जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडिल वाली लेयर है, ट्यूनिका मीडिया जो है ये मिडिल वाली लेयर है, वो पतली है, कंपैरेटिवली पतली है आर्टरी से, किसमें? वेन्स में। अगर ये पतली है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके जो ल्यूमन होंगे वाइड होंगे। अगर कहीं मोटी है, मिडिल लेयर जो स्मूथ मसल की है मोटी अगर है, ट्यूनिका मीडिया मोटी है, तो इसका मतलब ल्यूमन क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। तो अगर देखें वेन्स में क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया पतली होती है, थिन होती है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ल्यूमन होगा वो कैसा होगा? वाइड होगा। ठीक है, ह्यूमन क्या होगा? वाइड होगा, और इनमें क्या पाए जाएंगे? वॉल्व भी पाए जाएंगे। ठीक है, वॉल्व प्रेजेंट। ठीक, अगर हम बात करते हैं आर्टरी में, तो वहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया है मोटा है, ल्यूमन कम होंगे, आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं पाए जाएंगे। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। अब देखिए वही कहानी चल रही जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सदियों से। द ब्लड पंप बाय, जो ब्लड को पंप किया जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, इंटर द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल मीन्स ये पल्मोनरी सर्कुलेशन से स्टार्ट कर रहा है, मीन्स यहाँ से बोल रहा है कि जो ब्लड पंप किए जा रहे हैं वो कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ जा रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स, मीन्स ये पल्मोनरी सर्कुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं द ब्लड जो पंप किए जा रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी से, वो कहाँ जा रहे हैं? वो जाएंगे लंग्स के पास। ठीक है, अब वहाँ लंग्स से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कैसे आएंगे? देखिए, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द आरोटा। ठीक है, अब वहाँ से जो ब्लड आएंगे वो आएंगे बोल सकते हैं लेफ्ट ऑरिकल में, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को कहाँ पंप करता है? अरोटा के थ्रू। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज passed into the lungs from where oxygenated blood is carried out by the pulmonary vein into the left atrium। लिखा गया है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ से निकल रहे हैं? राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए कहाँ जा रहे हैं? इस फिगर में देखिए, जो बोल सकते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट वेंट्रिकल से निकल के किसके थ्रू जा रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी से। कहाँ जा रहे हैं? लंग्स के पास, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और वो कैसे ब्लड हो जा रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जा रहे हैं, नहीं बोलते पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ से आ रहे हैं? लेफ्ट आर्टरियम में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं दिस पाथवे, ये जो पाथवे है, कौन सा पाथवे? कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकला है? देखिए ये जो पाथवे यहाँ से लेके यहाँ तक, दी पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। बस इतना जो डेफिनेशन है ये क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ से जा रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ से पास हुए हैं? ये पास हुए हैं राइट वेंट्रिकल से निकले हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँच गए हैं? लंग्स के पास पहुँच गए हैं, और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी वेन कैरी कर रहे हैं, और कहाँ लेके आ रहे हैं? लेफ्ट ऑरिकल में या लेफ्ट आर्टरियम में ला रहे हैं। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखते हैं सिस्टमैटिक की तरफ। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू द अरोटा is carried out by network of artery, arteriole, capillary to the tissue from where the deoxygenated blood is collectively by a system of the venules, veins and vena cava and empty into the right atrium. This is the सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। देखिए सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएंगे? लेफ्ट ऑरिकल में आ चुके हैं, मीन्स लेफ्ट आर्टरियम में आ चुके हैं। अब वो जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट में, क्योंकि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कराना है। ठीक है, जो हार्ट का पार्ट अब बॉडी से कनेक्ट होगा वो क्या होगा? सिस्टमैटिक होगा। जो हार्ट का पार्ट हम बोल सकते हैं लंग से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जितना लंग से कनेक्टेड है जितना पार्ट, वो क्या होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन में होगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, अरोटा के थ्रू कहाँ इंटर करेंगे? डिफरेंट नेटवर्क बनाएंगे। जैसे आर्टरी से पतली जो होगी ब्लड वेसल, उसे बोलेंगे आर्टरी, और उससे पतली उससे तो होगा कैपिलरी। कहाँ लेके जाएंगे? टिश्यूज के पास लेके जाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा टिश्यू के पास। ठीक है, अब वहाँ टिश्यू के पास क्या हो जाएगा? गैसेस एक्सचेंज होगा, तो ये CO2 किसको देंगे? अब ये CO2 फिर से ब्लड वेसल्स को देंगे। अब वो जो ब्लड वेसल है कैपिलरी आगे चल के क्या बनाएंगी?
क्या कैरी करेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, जो कैपिलरीज हैं अब आगे चल के डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। अब वो किसको देंगी, एक बनाएंगी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद क्या बनेगा, जो पतला है सबसे पतला वेन्यूल्स हो गया, फिर थोड़ा उससे मोटा ब्लड वेसल बना तो उसे वेन्स बोलेंगे, और सबसे मोटा जो ब्लड वेसल है हमारी बॉडी में वो कौन है, मिस डीऑक्सीनेटेड ब्लड का वो कौन है, वेना कावा, ठीक है, नहीं तो सबसे ज़्यादा तो अरोटा है। एंड इम्पटी, वो कहाँ इम्पटी हो रहा है, राइट आर्ट्रियम में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टमैटिक पाथवे, मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है अरोटा के थ्रू, अरोटा की ब्रांचिंग हो रही है किसमें, हम बोल सकते हैं आर्टरी, फिर क्या हो रहा है, आर्ट्रियोल बन रहा है, देन कैपिलरी बन रहा है, कहाँ जा रहा है, बॉडी के पार्ट में जा रहा है, बॉडी के पार्ट में हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। अब ब्लड किसके थ्रू जाएगा, वेन्यूल्स के थ्रू, वेन्यूल्स क्या है, सबसे पतला पतला बोल सकते हैं ब्लड वेसल, इससे थोड़ा मोटा हो जाएगा कौन होगा, वेन्स, और वेन्स के बाद क्या होगा, वेना कावा, कहाँ लेके आएंगे, राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम, इसे हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। The systematic circulation provide the nutrient, oxygen and other essential substance to the tissue and take the CO2 and other harmful substance away from elimination। जो systematic circulation है, याद रखिएगा कि जो systematic circulation, पल्मोनरी का कोई काम नहीं, पल्मोनरी का काम है exchange of gases, जो मेन काम है पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो exchange of gases है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आए हैं हार्ट के पास, उनमें ऑक्सीजन भराने का काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट से जाएगा लंग, लंग से जाएगा हार्ट, तो वो क्या है, पल्मोनरी का पार्ट है। लेकिन अगर सिस्टमैटिक की बात करते हैं तो सिस्टमैटिक में जो ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से भरा हुआ अगर ब्लड जा रहा है टिश्यू के पास या बॉडी के पास जा रहा है, ठीक है, उनके पार्ट के पास जा रहा है, तो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, सिस्टमैटिक थ्रू आ रहा है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के थ्रू आ रहा है, फिर से हार्ट के पास, तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में आएगा। तो हम देखते हैं जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है वो प्रोवाइड करता है कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और भी अदर एसेंशियल सब्सटेंस है किसको, टिश्यू को, ठीक है, किसके थ्रू जाएंगे, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, इनके थ्रू जाएंगे। और फिर जो टिश्यू है ये कुछ चीज़ तो निकालेगा, वेस्टेबल प्रोडक्ट तो निकालेगा, वहाँ से क्या निकालेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको एलिमिनेट कराएंगे टिश्यू से, किसके थ्रू, वेन्यूल्स, वेन या फिर आगे वेना कावा के थ्रू, कहाँ लेके जाएंगे हम बोल सकते हैं राइट आर्टरियम में लेके जाएंगे, हार्ट के पास। अ यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द लीवर। अब देखते हैं हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कि एक यूनिक कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑर्गन से ऑर्गन का। नॉर्मली क्या होना था, नॉर्मली होना था इस तरीके से कि कोई ऑर्गन है, ऑर्गन से बोल सकते हैं कि ब्लड वगैरह, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, वेन्यूल्स, फिर इसके बाद वेन, फिर वेना कावा, कहाँ, हार्ट के पास, हार्ट के पास ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर कहाँ जाएंगे, लंग्स के पास, लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन भर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट के वेंट्रिकल जो बोल सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से और अरोटा में जाएंगे, अरोटा से फिर कहाँ जाएंगे, आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल, फिर कैपिलरी एंड देन ऑर्गन के पास पहुँच जाएंगे, ऑर्गन के पार्ट के पास। तो ऐसे जाना था, बट एक स्पेशल वैस्कुलर करेक्शन देखने को मिलता है दो ऑर्गन के बीच में, मीन्स ऑर्गन टू ऑर्गन के बीच में इस तरीके से देखने को मिलता है, वो कौन है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब उनके बारे में देखते हैं कि जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है एक डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखते हैं यहाँ पे है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। द हेपेटिक पोर्टल वेन, जो हेपेटिक पोर्टल वेन है वो वेन का नाम क्या है, जो ब्लड को कहाँ से लेके आ रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ लेके आ रहा है लीवर के पास, किसके थ्रू आएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, कैरी द ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट डिलीवर टू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अभी ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का पार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें क्या भरा है, अमोनिया भर भर के रखा गया है, उसको पहले क्या करना है, यूरिया में बदलना है। तो क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आया जा रहा है, किसके थ्रू लाया जा रहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लाया जा रहा है, ठीक है, कहाँ, लीवर के पास, क्योंकि अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में बदलना है। देन लीवर से अब क्या होगा, यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा, मिस लीवर से आगे क्या बनने वाला है, यहाँ पे देखते हैं, जो लीवर है वो आगे फिर से क्या बनाएगा, हम बोल सकते हैं वेन, वेना कावा एंड द हार्ट के पास लेके जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो ये जो सर्कुलेशन है इसी को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, ए स्पेशल यहाँ पे बोला गया कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी एक्सक्लूसिव फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डिक मस्कुलेचर। एक स्पेशल टाइप का कोरोनरी सिस्टम है, मीन्स कि हमारा हार्ट तो सबको ब्लड दे रहा है लेकिन उसको भी तो ब्लड चाहिए खुद जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कोरोनरी सिस्टम देखने को मिल रहा है ब्लड वेसल का, जो कि हमारे बॉडी में खुद प्रेजेंट है, जो सर्कुलेशन कराएगा कहाँ पे, कार्डिक मस्कुलेचर का मतलब है कि हार्ट के मसल के पास। तो अब हमारे हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो कैसे मिलेगा, मान लीजिए हमारा हार्ट है, ठीक है, इसको खून चाहिए, खून चाहिए, खून, ये खून सबको दे रहा है लेकिन इसको भी चाहिए, मीन्स इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरोटा है, ठीक है,
अरोटा ने बड़ी ब्रांचिंग की, कुछ ब्रेन को दे दिया, कुछ ऑर्गन को दे दिया। अब की बारी किसकी? हार्ट की। तो ये हार्ट में जो ब्रांचिंग हुई है किसके थ्रू होगी? आर्टरी के ही थ्रू जाएगी ब्लड। तो कौन होगा? कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी। ये क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन से भरा ब्लड कहाँ लेके जाएगा? ये लेके जाएगा हार्ट के मसल के पास, ठीक है। 10% ये ब्लड रहता है, हार्ट के मसल के पास लेके जाएगा, ठीक है। अब हार्ट के मसल खुश हैं ये ब्लड पाके, क्योंकि उनका भी तो इसेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो गैसेस एक्सचेंज है, सब किससे थ्रू जाएंगे? एक्सचेंज होंगे हार्ट के पास, मसल के पास ब्लड के थ्रू होगा। अब हार्ट मसल से क्या होगा? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। अब इसको कौन लेके जाएगा? इसको लेके जाएगा, हम बोल सकते हैं वेन्स लेके जाएगा, ठीक है। अब ये जो वेन है इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी, कोरोनरी, कोरोनरी वेन बोलेंगे। और कहाँ ये ओपन होगा? या फिर बोल सकते हैं कोरोनरी वेन, या फिर बोलेंगे कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये ओपन होगा राइट ऑरिकल में, ठीक है। जब भी हम देखते हैं राइट आर्ट्रियम, ठीक है, जो राइट आर्ट्रियम है यहाँ पे स्ट्रक्चर में कहीं क्या है, ये देखते हैं जब राइट आर्ट्रियम में देखेंगे तो यहाँ पे ना एक छेद होगा, मीन्स एक कैविटी होगी, एक साइनस होगा इस यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये मान लीजिए राइट, ये इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉर्नरी साइनस है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे हार्ट के, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कोरोनरी साइनस, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे कहाँ पे? राइट ऑरिकल के पास। तो हार्ट के मसल को भी खुद चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम पाथवे होता है कि जो हार्ट है, हार्ट से क्या निकल रहा है? अरोटा। अरोटा में क्या होगी? ब्रांचिंग होगी, डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन है सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, सब भूखे हैं, ठीक है। तो हार्ट को भी क्या चाहिए? खुद के लिए भी उसको भी चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हार्ट है वो क्या कर रही है? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू 10%, टोटल जितना भी ब्लड है उसका 10% ऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद ले रही है, हार्ट के मसल ले रही है, ठीक है। अब हार्ट की मसल जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी तो CO2 भी निकालेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहे हैं? कॉर्नरी साइनस के थ्रू। कहाँ पहुंच जा रहे हैं? राइट ऑरिकल के पास। मीन्स ये कहाँ पहुंच के? हार्ट के पास। वही सेम कहानी डबल सर्कुलेशन में पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, आगे क्या दिखा गया है? रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, कि किस तरीके से जो कार्डिक एक्टिविटी है इनका रेगुलेशन होता है, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर, नॉर्मली अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, धड़क रहा है, अपना कार्डिक साइकिल चला रहा है, तो वो कैसा है? मायोजेनिक है। वो कौन करा रहा है? ऐसे नोट करा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी चीज़ से डर जाते हैं, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। अगर हार्ट बीट बढ़ गया तो इसका मतलब जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ गया, क्योंकि कार्डिक आउटपुट क्या होता है? जो कार्डिक आउटपुट होता है वो क्या है? हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। क्या था? हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, या फिर इसको बोलते हैं बीट वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को, ठीक है। अगर हार्ट बीट बढ़ गया अचानक से, अगर मैं कोई चीज़ देख के डर जाऊँ शॉकली, तो मेरा हार्ट बीट बढ़ गया। हार्ट बीट बढ़ गया तो इसका मतलब मेरा हार्ट जो है पंपिंग और ज़्यादा से करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंडक्शन होगा और ज़्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा? जो कार्डिक आउटपुट होगा बढ़ जाएगा। तो हमारा नॉर्मल यहाँ एक्टिविटी जो हो रहा था वो हमेशा हमारा ऐसे नोट कर रहा था हमारा हार्ट। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, न्यूरल रेगुलेशन कौन करा रहा है? जैसे कि हमारे कुछ बोल सकते हैं कि एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन है वो कराते हैं। इसके अलावा ANS कराता है, जिससे हमारा कार्डिक आउटपुट क्या होता है? चेंज हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी है हमारे हार्ट का, वो कैसे हो रहा है? देखिए, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब अंदर से हो रहा है, दैट इज ऑटो जनरेटेड बाय ए स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हेज, पुरकिंजे फाइबर। वैसे तो शुरुआत कौन करता है? SA नोड, ठीक है, यही पेस मेकर। अगर SA नोड ही नहीं शुरुआत करेगा तो कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो शुरुआत वो करेगा, लेकिन और सब क्या करेंगे? फैला देंगे, स्टिमुलस कर देंगे, ठीक है। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट हो रहा है, या फिर कार्डिक आउटपुट जो आ रहा है, या जो बोल सकते हैं कार्डिक साइकिल चल रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? जो स्पेशल टाइप के मसल्स है, मिस नोडल टिश्यू है, SA नोड, ये क्या कर रहा है? ये स्टार्ट कर रहा है और साथ में पूरे हार्ट में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स में स्टिमुलस जा रहा है और वो क्या कर रहे हैं? कंडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं, ओके। स्पेशल न्यूरल सेंटर, स्पेशल टाइप का न्यूरल सेंटर है कहाँ पे? मेडुला ऑब्लिगेंटा। देखिए, हम लोग इसका नाम बहुत जगह पढ़े हैं। अगर ये डाइजेस्टिव वाला चैप्टर होता ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, तो उसका भी हम बोल सकते हैं वोमिट सेंटर वगैरह ये सब कहाँ प्रेजेंट थे? मेडुला ऑब्लिगेंटा में प्रेजेंट थे। रेस्पिरेशन पढ़ा, उनका भी कहानी कहाँ है? सेंटर कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में प्रेजेंट है। कार्डिक साइकिल ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, तीसरा चैप्टर ये अगर देखते हैं पुराने से, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो मेडुला ऑब्लिगेंटा मीन्स हर सबका सेंटर जो है मेडुला ऑब्लिगेंटा में प्रेजेंट है। कैन
कैन मॉडरेटेड द कार्डिक फंक्शन थ्रू द ANS, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो स्पेशल टाइप का न्यूरल सिस्टम है कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, और वहाँ पे ये सारे जो कार्डिक फंक्शन है, हार्ट का जो फंक्शन है, जो कार्डिक साइकिल चल रही है, उसको कौन यहाँ पे चेंज कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है, अलर्ट कर सकता है, वो है ANS, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Neural signal through the sympathetic nerve, a part of ANS, can increase the rate of the heartbeat and the strength of the ventricular contraction, ठीक है, इसको बढ़ाता है, and thereby the cardiac output। क्या होता है, जो ANS है, ठीक है, मैं यहाँ बता रही हूँ, जो ANS है ये दो टाइप का है, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। जो ANS है, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये दो टाइप के, एक हो गया सिंपैथेटिक, ठीक है। जो सिंपैथेटिक होगा ना ये बहुत तेज है, ये सब बढ़ा देगा। पैरासिम्पैथेटिक लग रहा है ये बहुत थका थका सा, जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, ये क्या करेगा, कम कर देगा सब कुछ। जो सिंपैथेटिक है वाला है, याद रखिएगा, ये क्या करेगा, SA नोड के पास वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये एक स्टिमुलस देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट बीट है वो बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ सकता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर ये दोनों बढ़ गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। लेकिन जो सिंपैथेटिक वाला था इसने तो बढ़ा दिया, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक वाला ये क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। दोनों ही अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं खराब है, दोनों ही अच्छे होते हैं। जब कंडीशन हमको चाहिए कि हमारा जो हार्ट है वो बहुत नॉर्मल बीट करे, ज़्यादा बीट ना करे, तो उस कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक का ही काम होता है। ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को कम करता है, यहाँ पे जो कंडक्शन हो रहा है उसको भी कम करेगा, SA नोड का कंडक्शन कम करेगा, ठीक है, SA नोड का कंडक्शन, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ANS के दोनों पार्ट है, कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। नाम से जानिए, सिंपैथेटिक मतलब कि उसके पास जोश है काम करने का, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ रहा है। जो पैरा वाला है, लग रहा है पैरालिसिस मार दिया है, बेकार है, मतलब इस समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हार्ट बीट है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो SA नोड है यहाँ पे वो उनका एक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। कार्डिक आउटपुट को कम और ज़्यादा करना है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो न्यूरल सिग्नल है कहाँ से आ रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस, वो किसका पार्ट है, ANS का पार्ट है। वो क्या कर रहा है, वो जो रेट है हार्ट बीट का, जो रेट है मीन्स हार्ट बीट को बढ़ा दे रहा है, साथ में जो भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको बढ़ा दे रहा है, जिसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ना, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएंगे। हम कार्डिक आउटपुट जानते हैं कि हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट बीट बढ़ रहा है किसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, स्ट्रोक वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब वेंट्रिकुलर यहाँ पे सिस्टोल ज़्यादा होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जल्दी जल्दी ब्लड क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अनदर कंपोनेंट ऑफ ANS, ठीक है। जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है या न्यूरल सिस्टम है, ये किसका पार्ट है, ये भी ANS का पार्ट है। ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। डिक्रीजेज द हार्ट बीट, ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, एंड स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, इसको भी कम कर रहा है, देयर बाय द कार्डिक आउटपुट आर द डिक्रीजेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये हम बोल सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल है, ये कहाँ से आ रहा है, ANS से आ रहा है। एक भाई क्या कर रहा है, सिंपैथिक वाला बढ़ा रहा है सब कुछ, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, दूसरा क्या कर रहा है, कम हो कम हो कम हो। जो सिंपैथेटिक वाला था उसने क्या किया, हार्ट बीट बढ़ाया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया। अब देखिए पैरासिम्पैथिक वाला क्या कर रहा है कि ये जो हार्ट बीट था उसको कम कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है, एक्शन पोटेंशियल का, मीन्स SA नोड पे जो यहाँ पे स्टिमुलस दे रहा था उसको कम करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा वेंट्रिकुलर में, और इसके रिजल्ट में क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल कम हुआ, कहीं ना कहीं जो स्टिमुलेशन था, जो यहाँ पे वेंट्रिकुलर बोल सकते हैं, जो वेंट्रिकल के मसल में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने वाला था, डिपोलराइजेशन होने वाला था, वो कम हो जाएगा। इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टीमेटली कम हो जाएगा, और हार्ट बीट तो कम कर ही रहा डायरेक्टली, तो क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट कम हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जो हमारे एड्रिनल हैं, ठीक है, उनमें मेडुलरी हार्मोन जो होते हैं, जैसे कि एड्रेलिन हो गया, नॉन एड्रेलिन हो गया, एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एपिनेफ्रिन, मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, यहाँ पे हो गए एड्रेलिन, ठीक है, या फिर नॉन एड्रेलिन, ठीक है, इसी को हम नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कार्डिक आउटपुट को, ठीक है। ये कार्डिक, अभी आपने सांप देखा अचानक से,
आप डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि आपके जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है सुपीरियर पार्ट पे, उससे क्या होगा, उससे हार्मोन्स निकलेंगे। कौन हार्मोन निकलेंगे? हम बोल सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन। हमारे कौन से, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियो में कि इमरजेंसी हार्मोन कौन है, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन। ये क्या होते हैं, निकल जाते हैं। जब ये निकल गए तो हमारे बॉडी में पूरे फैल गए, हमारा हार्ट बीट बढ़ गया। हम सबको देखेंगे तो हार्ट बीट बढ़ा, कहीं ना कहीं हमारा कार्डिक आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। पहला तो क्या है, बीपी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन बोलते हैं कि जिनकी बीपी हाई हो जाती है उनको क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। और जिनको हाइपरटेंशन लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आगे चल के जो उनका ब्रेन, बोल सकते हैं ब्रेन है या किडनी है, उन पर इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हाइपरटेंशन के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर या फिर बोल सकते हैं हाइपरटेंशन, जिनको बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उनको हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई। ठीक है, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर इज द हायर देन द 120 to 180। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो हाइपरटेंशन है इसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होगा ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। 120 क्या है, 120 क्या है, ये है सिस्टोल। ठीक है, याद रखिए सिस्टोल है कॉन्ट्रैक्शन, और 80 क्या है, डायस्टोल है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, डायस्टोल का मतलब ये क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg मिली, यहाँ पे 120 mmHg जो है मिलीमीटर ऑफ द मर्करी प्रेशर, इसको बताया गया है। इज द सिस्टोलिक, ये सिस्टोल है जहाँ पे पंपिंग हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे हो रहा है। एंड प्रेशर एंड द 80 mmHg इज द डायस्टोलिक और रेस्टिंग और प्रेशर। ठीक है, जो 120 वाला है सबसे ज़्यादा वाला, ये क्या है, ये बोल सकते हैं एक ऐसा प्रेशर है जो क्या है, सिस्टोलिक वाले, जो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है। ठीक है, और 80 वाला जो है वो क्या है, बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज में है, डायस्टोलिक है, ये प्रेशर दिखा रहा है। इफ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल 40 to 90, अगर बार बार बीपी चेक किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 140-90 आ रहा है। तो इसमें बार बार अगर ये ऐसा रिपीट हो रहा है तो ये दिखा रहा है कि उस इंसान का हाइपरटेंशन हो गया, मीन्स उसकी बीपी हमेशा कंटिन्यूसली हाई रहती है, तो हाइयर इट्स ऑफ द हाइपरटेंशन। यहाँ पे लिखा गया हाई ब्लड प्रेशर लेड टू द हार्ट डिसीजेस एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम तक हाई ब्लड प्रेशर रहा तो इंसान को हाइपरटेंशन हो गया, जिसकी वजह से उसको हार्ट में भी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन और किडनी पे इफेक्ट जाता है, क्योंकि जब हाइपरटेंशन है तो क्या होगा, ब्लड ज़्यादा बोल सकते कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड ज़्यादा पंप होगा, और ब्लड ज़्यादा पंप होगा। किडनी को हम जानते हैं कि अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, कि जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, जो वेंट्रिकल के पास जो ब्लड पंप होता है इतना ही सेम अमाउंट उससे उतना ही जाता है कहाँ, बोल सकते हैं किडनी के पास। तो अगर किडनी के पास ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा तो कहीं ना कहीं किडनी पूरा फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो किडनी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उनके पर भी इफेक्ट डालेगा। अब देखते हैं कैड के बारे में। कैड क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। नाम से लग रहा है कि हमने कोरोनरी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, हार्ट का जो आर्टरी था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे रहा था, अब उसमें अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। और क्या, यहाँ पे देखिए कोरोनरी, यहाँ जो ऐसा ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को दे रहा है वो कौन है, कोरोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है ना, इसमें डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पे इसमें डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बीच बीच में इसमें हम बोल सकते हैं डिपोजिशन हो जाएगा, किसका, फैट का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का पूरा भर के डिपोजिशन हो जाएगा, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का बोल सकते हैं, फाइबर का हो गया, कैल्शियम का हो गया, जिसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो पतली होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो बोल सकते हैं जो ब्लड वेसल है ये क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। तो इसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा, जो हमारा हार्ट है उसको सफिशियंट ब्लड नहीं पहुँचेगा। तो एक बीमारी तो ये कर ही रहा है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें बीच बीच में कचड़े जम जा रहे हैं। कचड़े का मतलब क्या है कि कैल्शियम आ जा रहा है, फैट आ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ जा रहा है, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या हो जा रहा है, आर्टरी का पतला हो जा रहा है, और ब्लड सही से पहुंच नहीं पा रही हार्ट के पास। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हार्ट के मसल को बोल सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, तो आगे चल के एक बीमारी भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट की मसल को नहीं मिल पाता, तो इसकी वजह से भी एक रीजन ये हो सकता है। ठीक है, कि अगर कोरोनरी आर्टरी में भर के ये सब पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बीमारी हो चुकी है, यहाँ पे कैड हो चुका है, तो आगे चल के एंजीना पेक्टोरिस भी हो सकता है, क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे। उसके आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, अगर जो एक ही तो ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है कहाँ पे, हार्ट के पास, बीच बीच में यहाँ पे फैट है, कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो कहीं कुछ जमा है। अब इतनी मुश्किल से ऐसे ब्लड जा रहा है तो पूरा अच्छे से ब्लड का फ्लो हो नहीं पा रहा, बीच बीच में क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन लग जा रहे हैं, तो
जिसकी वजह से हार्ट अटैक में क्या होगा कि जो हार्ट की मसल है उनको सफिशियंट ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो आगे चल के हार्ट अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक बीमारी, एक लापरवाही की वजह से, अगर हम लोग बाहर की चीज़ें बंद करते हैं, ऑयली कम खाते हैं, फास्ट फूड कम खाते हैं, तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है और लास्टली ये भी हो सकता है। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा गया है कि कैट का नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, ये ऐसी ब्लड वेसल है जो हार्ट के मसल को क्या देती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, इसीलिए इनका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर इनमें बीमारी हो गई, ऑफन कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, एंथोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। अफेक्ट द वेसल्स, उस वेसल को, ठीक है, उस ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है दैट सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक है, ये जो बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिसीज या फिर बोल सकते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है, ये उन ब्लड वेसल को अफेक्ट करती हैं जो सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देते हैं, खुद हार्ट को देते हैं। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय, ये बीमारी होती किस कारण है, इट इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरोअर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में, यहाँ पे मैंने बनाया है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, बीच बीच में कहीं फैट है तो कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है तो कहीं हम बोल सकते हैं फाइब्रस टिश्यू जमा है, जिसकी वजह से जो आर्टरी का ल्यूमन है, ठीक है, पतला हो जा रहा है और इनको सफिशियंट ब्लड नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कैड हो जाता है। अब आगे देखते हैं एंजीना पेक्टोरिस के बारे में। यहाँ पे लिखा गया बीमारी एंजीना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, ए सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन। यहाँ पे क्या होता है, हल्का हल्का चेस्ट में पेन होता है। अब ये हल्का हल्का चेस्ट में पेन इसलिए होता है क्योंकि इनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। किनको नहीं मिल पाते, हार्ट की मसल को नहीं मिल पाते। ठीक है, तो एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है कि ऐसा सिम्टम है, हल्का हल्का चेस्ट में पेन हो रहा है, इसलिए पेन हो रहा है क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट की मसल को नहीं मिल पाएंगे। देखिए, अ सिम्टम ऑफ द एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। ठीक है, एक ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा है कि हल्का हल्का चेस्ट में पेन हो रहा है क्योंकि जो हमारा हार्ट का मसल है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। अब एक रीज़न ये भी हो सकता है कैट की वजह से कि जो आर्टरी थी, एक ही तो आर्टरी थी, कौन थी, कोरोनरी आर्टरी, उसमें क्या हो गया, बीच बीच में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू सब भर चुके हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, ल्यूमन पतला हो गया। जब सफिशिएंट यहाँ पे ब्लड ही नहीं जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही तो क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट, गैसेस एक्सचेंज, सारी चीज़ें किससे जा रही हैं, ब्लड के ही थ्रू जा रही हैं। तो इसका मतलब है ये है कि अगर हमारा ल्यूमन एक तरीके से पतला हो गया, किसका, आर्टरी का, तो ये भी एक रीज़न है एंजीना पेक्टोरिस का। एंजीना कैन अकर इन द मैन एंड वुमन एनी एज बट इट इज़ मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। ठीक है, बोला गया है जो एंजीना पेक्टोरिस है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में हो सकता है, मिडिल एज वालों को ज़्यादा होता है या फिर जो एल्डर है उनको भी हो सकता है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये तभी होता है कि जब अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, कहाँ, ब्लड कहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, जो हार्ट की मसल उनके पास नहीं पहुँच पा रहा। आगे देखते हैं हार्ट फेलियर। देखिए, 3 शब्द यहाँ पे, हार्ट फेलियर हो गया, अभी हार्ट अटैक होगा यहाँ पे, और हम देखेंगे कार्डिक अरेस्ट। 3 शब्द है, तीनों का अलग अलग मतलब है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप तो क्वालिफाई हो गए 150 नंबर से, लेकिन कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप फेल हो चुके हैं। मीन्स कि आपको काम था क्या कि आपने नीट का एग्ज़ाम देना है, उसमें भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने, तब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, जीएमसी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप फेल हो गए। जब आप अपने काम में फेल हो गए तो इसका मतलब कि आप उस काम को कर नहीं पाए, तो आप फेलियर हो गए ना। मैं ऐसे बोल रही हूँ समझाने के लिए, अगर आप काम वो नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं फेल हो गए। ठीक है, तो वैसे जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, उसका काम क्या है, पंपिंग, ब्लड का पंपिंग। अगर वो अपने काम में ही फेल हो जाए, मीन्स ब्लड को पंप करने में ही फेल हो जाए, तो क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। और एक रीज़न ये भी होता है कि अगर मान लीजिए जो हमारे लंग्स है, लंग्स के साइड क्या हो जाए, ढेर सारे फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों, क्योंकि लंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सही से यहाँ पे हार्ट पंपिंग नहीं हो पाती, एक रीज़न है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक, अगर आप कहीं खड़े हैं, कोई पागल है, कोई पागल इंसान मिल गया, आपको पत्थर से मारने लगा, तो कहीं ना कहीं आपकी मसल्स को चोट लगेगी ना, आपकी मसल को चोट लगेगी। तो हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट की मसल को अटैक हो गया। अटैक का मतलब ये है कि जो हार्ट की मसल है उसे सफिशियंट ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। यही रीज़न है समझाने का कि जो हार्ट अटैक हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि जो हार्ट की मसल है उन्हें सफिशिएंट यहाँ पे ब्लड नहीं मिल रहा। अब सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा, उसका रीज़न फिर से कैड आ गया।
यहाँ पे क्या हो रहा था, कैड में जो ब्लड वेसल थी कौन सी, कोरोनरी आर्टरी वाली, उसमें बीच बीच में गंदगी भर चुकी है, अकुमुलेशन हो गया है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल सबका यहाँ पे अकुमुलेशन हो चुका है, नैरो हो गया उनकी आर्टरी। अगर ये सही से सफिशिएंट यहाँ पे ब्लड नहीं देंगे ब्लड मसल को, तो वहाँ पे हार्ट अटैक के आने की चांसेस होगी। क्योंकि ब्लड में ही क्या हो रहा है, सब कुछ एक्चुअल वहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का बोल सकते हैं एक्सचेंज भी होगा, तो एंजीना पेक्टोरिस भी हो सकता है पहला चीज़, क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हार्ट की मसल को, तो यहाँ पे एंजीना पेक्टोरिस नाम की बीमारी हो सकती है। अगर ब्लड पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है हार्ट की मसल को और वो अपने आप डैमेज होने लग रही है, खुद खत्म हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट फेलियर जैसा नहीं होता, यहाँ पे जो हमारा हार्ट था वो अब बीट करना ही बंद कर दिया, उसने धड़कना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब वो कहेगा हम बंद, पी वाला जो लाइन हमने पढ़ा था कल, उसमें देखने को बाद पी 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 वाला कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट। यहाँ पे लिखा गया कि जो हार्ट फेलियर ये एक स्टेट है हार्ट का, व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफिशिएंटली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि हमारा हार्ट इतना सफिशिएंट ब्लड नहीं पंप करता जितने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी हर वक्त, हमारे बॉडी के हर एक सेल हर वक्त चाहते हैं उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले मिले मिले, और वो क्या कर पाए सेलुलर रेस्पिरेशन, CO2 को बाहर निकालो 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 कंटिन्यूअसली। तो जो हार्ट फेलियर में यही होता है कि हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता जितने ब्लड की आवश्यकता है हमारे बॉडी के पार्ट को, ठीक है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड, इसे कभी कभी कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ द हार्ट इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिसीज, ठीक है। इनको कभी कभी ये बोला जाता है हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जो हमारा लंग्स है उसके चारों तरफ, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे कंजेशन हो जाता है हमारे लंग्स में। हमारे लंग्स में क्या होता है, कंजेशन हो पाता है, ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। अगर लंग्स में पानी आ गया तो फिर क्या एक्चुअल डिफ्यूजन हो पाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इसलिए कहा जाता है जब लंग्स में क्या हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, जिसकी वजह से भी हार्ट फेलियर होने के चांसेस हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर अलग है कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है, जब हमारा हार्ट धड़कना ही बंद कर दे, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटलाइज्ड है मैन, उसका देखा जा रहा है ECG निकाला जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है हार्ट पी 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 हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कार्डियक अरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसका अब हार्ट बीट करना ही बंद कर दिया, धड़कना ही बंद कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक में। हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। क्या होता है कि जो हार्ट अटैक में क्या होगा, अटैक, तुम कभी खड़े हो, तुम्हें कोई पागल इंसान मारा पत्थर से, सपोज करो, ठीक है, मार रहा है, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं मसल डैमेज होंगे, उनको चोट तो लगेगी ना। ऐसे ही क्या होता है, जो हार्ट की मसल उनको सफिशियंट ब्लड नहीं मिल पा रहा तो अपने आप ही डैमेज होने लगती हैं। जब डैमेज हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो ये तीनों टर्म क्या है, अलग है। हार्ट फेलियर में क्या होगा, आप खुद को सोच लीजिए, अगर आप कोई काम नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं फेल हो गया वो काम करने में, मैंने बस एज एग्जाम्पल लिया है, कोई इंसान फेलियर नहीं होता। हर इंसान को लाइफ में गिरना चढ़ना सब रहता है, लाइफ में सब कुछ अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो जो हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट क्या है, फेल हो गए, अपना काम करने में फेल हो गए, कि जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उतने ब्लड को वो पंप नहीं कर पाए, तो ये हार्ट फेलियर हो गया, ओके। और इसका एक रीज़न होता है कि जो हमारा लंग्स है वो क्या हो जाए, अगर वो कंजेस्टेड हो जाए, मीन्स उसके पास फ्लूइड आ जाए और वो कंजेस्ट हो जाए, ठीक है, वहाँ पे एयर रहना चाहिए लेकिन वहाँ पे फ्लूइड भर गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, कंजेशन हो गया, तो वो भी एक रीज़न है क्या, हार्ट फेलियर का। जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट धड़कना ही बंद कर जाए, कि हार्ट जो है स्टॉप कर जाए, बीट करना ही बंद कर जाए, ठीक है। और हार्ट अटैक में आप सोच लीजिए कि कोई इंसान किसी को मार रहा है तो चोट लगेगी, मसल्स को चोट लगेगी, तो जो हमारा हार्ट है उसके मसल को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसके मसल्स डैमेज हो रही है, तभी इसका नाम हार्ट अटैक है। इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है, कैड हो सकता है। क्यों? जो कैड है, कैड का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं लिखा गया है, जो कैड है ये कौन है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है। इसकी वजह से ये भी हो सकता है, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं हार्ट अटैक भी हो सकता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है। क्यों? जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, एक ऐसी आर्टरी जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को 10% जो ब्लड है वो किसको दे रही है, हार्ट के मसल को। अब वही आर्टरी में अगर गंदगी भर जाए, वहाँ पे बोल सकते हैं फैट आ जाए, कोलेस्ट्रॉल आ जाए, कैल्शियम आ जाए, ठीक है, ये फाइब्रस टिश्यू वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएँ, तो जो ल्यूमन होगा कोरोनरी आर्टरी का कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो ब्लड कम सप्लाई होगा, जब ब्लड कम सप्लाई होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, तो इस पर क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। अगर
ब्लड कम सप्लाई होगा तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब ब्लड कम सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है हार्ट को, ठीक है। जब ब्लड कम सप्लाई होगा उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरिस भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के मसल्स को अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाए, उनको कमी हो जाए, मीन्स उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन वाले जो ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है किसको, हम बोल सकते हैं हार्ट के मसल को, तो क्या हो जाएगा, एंजिना पेक्टोरिस, मीन्स ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जा रही है हार्ट के मसल्स को, ठीक है। और हार्ट अटैक कब होगा, जब सफिशिएंट यहाँ पे ब्लड ही नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से हार्ट की मसल खुद डैमेज हो रही है, ठीक है। तो ये रीज़न हो सकता है कैट की वजह से। आगे समरी पढ़ते हैं। समरी में लिखा क्या है, वर्टिब्रेट सर्कुलेट ब्लड द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इन दियर बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल सब्सटेंस टू द सेल एंड कैरी द वेस्टफुल सब्सटेंस फ्रॉम देयर, ठीक है। जो ब्लड है इसके थ्रू क्या होता है, एसेंशियल, चाहे ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन्स हो गया, कहाँ जाते हैं, टिश्यूज़ के पास जाते हैं। टिश्यूज़ के पास जो वेस्टफुल प्रोडक्ट होते हैं, CO2 हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ से वापस लेके आते हैं। अनदर फ्लूइड जो है लिम्फ है, जिसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है। लिम्फ भी क्या है, फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड है जो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड कंप्राइजेज द फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट 45। तो ब्लड है दो चीज़ से बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा से, दूसरा क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55% हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। RBC जिसे एथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, जो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होते हैं। अगर WBC की बात करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये लगभग 6000 से 8000 होते हैं पर मीटर mm³, इससे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करें प्लेटलेट की, प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, जो क्या है, एक एक्चुअल सेल नहीं है। ये जो मेगा कैरियोसाइट सेल था वो क्या हो रहा था, टूट के वहाँ से सेलुलर फ्रैगमेंट थे, ठीक है। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बोल सकते हैं ये 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं। कंस्टिट्यूट द फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। ब्लड ऑफ द ह्यूमन आर ग्रुप्ड ABO सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द 2 एंटीजन, सरफेस एंटीजन A और B ऑन द RBC, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन की ब्लड ग्रुपिंग की गई है, ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें A ब्लड ग्रुप देखा गया, B देखा गया, AB देखा गया, O देखा गया। ये किसके प्रेजेंस और एब्सेंस पे देखा गया, जो प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, जो RBC का सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर एंटीजन A और B प्रेजेंट है या A प्रेजेंट है या एक भी नहीं प्रेजेंट है, इससे ब्लड ग्रुपिंग की गई है। अनदर ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो इज डन बाई बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अनदर एंटीजन कॉल्ड द रेसिस फैक्टर ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ठीक है। दूसरा एक ब्लड ग्रुपिंग की गई थी RH एंटीजन वाला, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि जो RH फैक्टर है, जो रेसस मंकी से देखा गया है, ये एंटीजन अगर RBC पे प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव हो गए, नहीं प्रेजेंट है तो RH नेगेटिव। एंटीजन हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, RBC के सरफेस पे। एंटीबॉडी कहाँ होंगी, प्लाज्मा में होंगी, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द सेल इन द टिश्यू कंटेन द फ्लूइड डिराइव फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। जो स्पेस है, इंटरस्टेशियस स्पेस, जहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पे भी फ्लूइड इकट्ठा होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ब्लड एक्सेप्ट ऑफ द, यहाँ पे प्रोटीन कंटेंट एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। लिम्फ सेम किसकी तरह है, ब्लड की तरह है, बट ये कलरलेस होते हैं लिम्फ। क्यों कलरलेस होते हैं, क्योंकि इनके पास फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं पाए जाते, जैसे कि RBC, ठीक है, प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती। इसके अलावा प्रोटीन का कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, ये कलरलेस होते हैं। WBC पाया जाता है लिम्फ में। अब आगे देखते हैं ऑल वर्टिब्रेट, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट एंड फ्री वर्टिब्रेट के पास क्या है, हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जितने वर्टिब्रेट है सबके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इन वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो एनिलिड्स के पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, क्या कंसिस्ट किया है, मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन हार्ट एंड नेटवर्क ऑफ द वेसल्स एंड द फ्लूइड ब्लड, ठीक है। जो हमारा खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मस्कुलर मसल से बना हुआ मायोजेनिक हार्ट है जो पंप कर रहा है, इसके अलावा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और वो जो फ्लूइड है वो जो सर्कुलेट कर रहा है वो कौन है, ब्लड है, ठीक है। हार्ट हैज़ 2 आर्टरिया 2 वेंट्रिकल, हमारे हार्ट के पास 2 आर्टरिया है 2 वेंट्रिकल है। यहाँ पे बोला गया कार्डिक मस्कुलेचर इज ऑटो एक्साइटेबल, जो हमारा कार्डिक मस्कुलेचर है ये खुद से एक्साइटेड होता है, खुद से होता है, किसकी मदद से, SC नोड की मदद से, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसलिए हमारा हार्ट क्या है, मायोजेनिक है। SA नोड या फिर बोल सकते हैं साइनो आर्टरियल नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो कि कितना है पर मिनट पे 70 to 75 पर मिनट, एंड देयर फॉर इट इज सेट द पेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जो हमारा SA नोड है ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट में 70 से 75 बार। फिर AB नोड जो होता है लगभग 60 to 65
टाइम्स क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 1 मिनट में। फिर देखते हैं बंडल ऑफ फिश जो होता है 40 से 45 टाइम 1 मिनट में क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। फिर पुरकेंजी फाइबर सबसे कम करता है 20 से 25 टाइम करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एसए नोड है ये इनिशिएट भी करता है और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और यही पूरे हार्ट की एक्टिविटी को क्यों काबू करता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड पेस मेकर। The action potential causes the atria and the ventricle to undergo the contraction systole followed by the relaxation diastole, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल है किसके द्वारा, एसए नोड के द्वारा आगे एक्शन पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है आर्ट्रिया में और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय। तो आर्ट्रिया हमारी कहाँ होंगी, सिस्टोलिक स्टेज में होगी और हमारा जो वेंट्रिकल होगा डायस्टोल में होगा, रिलैक्स स्टेज में होगा। आगे चल के जो हमारा एसए नोड ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराया उसने स्टिमुलस आगे भी भेजा किसके थ्रू, एबी नोड के थ्रू, बंडल ऑफ फिश के थ्रू, पुरकेंजी फाइबर के थ्रू, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर साइड है वहाँ पे क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ। उनकी जो मसल्स हैं वहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वो भी किस स्टेज में, आगे सिस्टोलिक स्टेज में, और दूसरी साइड क्या होगा, जो आर्ट्रिया होगा वो रिलैक्स स्टेज में होगा, डायस्टोल स्टेज में होगा। द सिस्टोल फोर्स ऑफ द ब्लड टू मूव फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल एंड टू द पल्मोनरी आर्टरी टू अरोटा, ठीक है। जो सिस्टोलिक फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, पहला जो सिस्टोलिक यहाँ पे फोर्स लगा है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है एसए नोड के द्वारा यहाँ पे स्टिमुलस दे दिया जाता है जिसकी वजह से आर्टरी में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो 30% जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में भर जाएगा और वेंट्रिकल के साइड जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा वो किसके थ्रू होगा, एबी नोड या फिर बंडल ऑफ फिश और पुरकेंजी फाइबर के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर साइड में सिस्टोल होगा, मीन्स वहाँ पे डिपोलराइजेशन होगा, सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में ब्लड पहुँचाया जाएगा, ठीक है। द कार्डिक साइकिल इज फॉर्म बाई द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिक रिपीटेड, इसे कहते हैं कार्डिक साइकिल। जो हमारे हार्ट का जो साइकिल है वो क्या होता है, एक सीक्वेंस को बार बार रिपीट करता है। जैसे कि हम जानते थे इस तरीके से, मान लीजिए हम बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, जेडी हो गया। जेडी क्या है, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है, 0.4 सेकेंड हो गया। यहाँ पे हो गया, हम बोल सकते हैं आर्टियल सिस्टोल हो रहा है तो 0.1 सेकेंड का हो रहा है। अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल से हम क्या बोलते हैं, 0.3 सेकेंड का हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा एक सर्कुलर या फिर बोल सकते हैं एक साइकिल जैसा कार्डिक साइकिल चलाता है, ठीक है। उसका जो बोल सकते हैं काम है वो एक सर्कल की तरह है, मीन्स वो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं साइकिल, ठीक है। ए हेल्दी पर्सन सो 72 सच साइकिल पर मिनट, एक हेल्दी पर्सन है उसके कार्डिक साइकिल उसके बॉडी में 1 मिनट में 72 बार होता है। तो इसका मतलब है कि एक साइकिल चलने में 0.8 सेकेंड लगते हैं जिसमें 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल होता है। मीन्स उस समय जो आर्टरिया वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में होते हैं उस समय क्या होता है, कहानी सुनिए। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है कि आर्टरियम वेंट्रिकुलर एकदम रिलैक्स स्टेज में है। जो सेमील्यूनर वॉल है ये दोनों तरफ टूबस है, पल्मोनरी आर्टरी में भी और अरोटा में भी, और जो ट्राइकस्पिड है बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है। तो जितना ब्लड आ रहा है वेना कावा से कहाँ, राइट आर्टरियम में, डीऑक्सीडेटेड ब्लड वो कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा 70%। लेफ्ट आर्टरियम में जो ब्लड आ रहा है कहाँ से, ऑक्सीडेटेड ब्लड किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा 70%। लेकिन 30% ब्लड को पहुँचाने के लिए क्या होगा, एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसके बीच में होगा, जो आर्टरियम उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। 30% ब्लड कहाँ पहुँच जाएंगे, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में पहुँच गए तो जो उसने एसए नोड ने यहाँ पे अपने स्टिमुलस जनरेट किया वो कहाँ पहुँचाएगा, एबी नोड के पास, एबी नोड से कहाँ जाएगा, एबी बंडल के पास जाएगा, एबी बंडल से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश से कहाँ जाएगा, पुरकेंजी फाइबर। अब ब्लड आ गया है कहाँ पे, 100% ब्लड वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकुलर में क्या होगा, डिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट, जब पहला प्रेशर जनरेट होगा तो जब यहाँ पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है बंद हो जाएगी। बंद होने से आवाज़ आती है लब, जिसका हम बोल सकते हैं कि लो पिच है बट ड्यूरेशन क्या है, हाई है। और प्रेशर जनरेट हुआ, और प्रेशर जनरेट हो तो जो सेमील्यूनर वॉल है पल्मोनरी आर्टरी का, अरोटा का ओपन हो जाएगा, ब्लड कहाँ चले जाएंगे, आगे की तरफ फ्लो हो जाएंगे। जब आगे की तरफ फ्लो हो जाएंगे तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल में कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो सबसे पहले सेमील्यूनर वॉल बंद होते हैं, तो दूसरा साउंड सुनने को मिलता है कौन, डब। तो वो क्या होते हैं, हाई पिच के होते हैं बट शॉर्टर ड्यूरेशन होता है। और प्रेशर कम होता रहेगा तो क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल फिर से खुल जाते हैं, फिर से क्या हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल वाला स्टेज आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अबाउट 70, अब देखिए आगे देखते हैं, अबाउट 70 ml ऑफ द ब्लड इज पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, इट इज कॉल्ड द स्ट्रोक और द बीट वॉल्यूम। लगभग जो हमारा वेंट्रिकल है
यहाँ पे 70 ml ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, एक वेंट्रिकल इधर, एक दूसरा वेंट्रिकल इधर, 70 ml ब्लड को पंप करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं या फिर बीट वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट, इसे कहते हैं कार्डिक आउटपुट। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। ठीक है, हम जानते हैं जो कार्डिक आउटपुट होता है वो क्या होता है, हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ हार्ट, जो हार्ट से, जो वेंट्रिकल साइड से 70 ml जो ब्लड निकल रहे हैं एक एक वेंट्रिकल से, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हार्ट बीट के साथ। हम जानते हैं कि 72 टाइम्स हार्ट बीट का नॉर्मल इंसान का, ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, बीट वॉल्यूम ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि 70 ml ही ब्लड पंप होता है एक एक वेंट्रिकल से, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट बीट से तो कार्डिक आउटपुट निकल जाएगा। और एथलीट में क्या होता है कि कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है 5 टाइम्स। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हमारे दिल की धड़कनों की जो एक्टिविटी है उसको हम कहाँ देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, हॉस्पिटल में कोई बीमार है तो उस समय ईसीजी करते हैं। इन द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये मशीन है, एंड द रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा, विच इज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो हार्ट की एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एक टेलीविजन के थ्रू, एक मशीन के थ्रू देखा जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मशीन है, ठीक है, मशीन है, इसके थ्रू देखा जाता है जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, ग्राफ के थ्रू देखा जाता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, मान लीजिए ये पी हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, क्यू आर एस, एंड लास्टली क्या हो जाएगा, इस तरीके से टी हो जाएगा, ये हो गया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब देखते हैं जो पी वाला होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं आर्ट्रियल। ठीक है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से आर्ट्रियल में क्या होगा, सिस्टोल होगा, मिस कॉन्ट्रैक्शन होगा 0.1 सेकेंड के लिए। इसके बाद क्यू, थोड़ा सा क्यू के बाद, जो क्यू वाला जो ग्राफ है उसके थोड़े से बाद शॉर्टली उसके बाद क्यू आर एस, यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक, टी तक स्टार्ट होता है। क्या हम बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर, जो वेंट्रिकल के साइड है वहाँ पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, मिस कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोलिक स्टेज होगा। और एंड ऑफ टी वेव, ठीक है, आखिरी में जो एंड ऑफ टी वेव है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर, यहाँ पर रीपोलराइजेशन होता है, मिस वेंट्रिकल। अब कहाँ जाएंगे, वो डायस्टोल वाले स्टेज में जाएंगे या फिर रिलैक्स स्टेज में जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है किसी इंसान का। कैसे देखा जाता है, नॉर्मली ईसीजी यहाँ पे दोनों ही रिस्ट में क्या लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल लिड लगा दिया जाता है, साथ में लेफ्ट वाला जो एंकल वहाँ लगाया जाता है। और ज़्यादा देखना है, अगर किसी को डिसऑर्डर है तो उसके चेस्ट पे ढेर सारे इलेक्ट्रिकल लिड लगा दिए जाते हैं, जिससे पूरा उसका ईसीजी ग्राफ देखा जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा क्या, वी हैव अ कंप्लीट डबल सर्कुलेशन दैट इज 2 सर्कुलेटरी पाथवे, नेमली द पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक आर प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास 2 डबल सर्कुलेशन पाए जाते हैं, 2 पाथवे। एक सर्कुलेटरी पाथवे में कौन देखा जाएगा, पल्मोनरी, जो हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स तक ब्लड लेके जा रहा है, फिर दोबारा से हार्ट पे आ रहा है। फिर हम सिस्टमैटिक में देखते हैं कि सिस्टमैटिक में क्या होता है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, जो डिफरेंट पार्ट है ऑर्गन के वहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लाके कहाँ दे दिया जाएगा, हार्ट को। ठीक है, द पल्मोनरी, यहाँ पे लिखा गया, द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज स्टार्टेड बाय द पंपिंग of deoxygenated blood from the right ventricle which is carried to the, किसके थ्रू जाएगा, ये भी तो याद रखिएगा, pulmonary artery के थ्रू, to lungs and where it oxygenated and returned to the left atrium via, किसके थ्रू आएगा, pulmonary veins के थ्रू। ठीक है, तो जो pulmonary सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है कि जो राइट साइड का वेंट्रिकल है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो चुका, अब ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया, कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के साइड आएगा, किसके थ्रू आएगा, ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। अब सिस्टमैटिक वेन्स के बारे में देखते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द अरोटा विच इज कैरिड टू द ऑल द बॉडी टिश्यू एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम देयर इज कलेक्टेड बाय द वेन्स एंड रिटर्न टू द राइट आर्ट्रियम। ठीक है, बोला गया कि जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड अरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, डिफरेंट जो बॉडी के टिश्यू हैं, ऑर्गन के पास जाएगा, और उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू जाएगा, वेना कावा के थ्रू, कहाँ जाएगा, राइट आर्टरियम के पास। तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। दो द हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट्स फंक्शन कैन बी मॉडरेटेड बाय द न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है, जो हमारा हार्ट है ये क्या है, मायोजेनिक है, इसके बावजूद भी खुद से ये क्या कर रहा है, ये एक्साइट हो रहा है, खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, इसके बावजूद भी जो न्यूरल मैकेनिज्म है या फिर हार्मोनल मैकेनिज्म है उस पर इफेक्ट दे रहे हैं।
अगर न्यूरल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ANF हो गया, ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक होता है नर्वस सिग्नल, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक वाला होगा वो हार्ट बीट को बढ़ा देगा, या फिर बोल सकते हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम उसको बढ़ा, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्ट रेट कम हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कंडक्शन कम कराएगा, यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल इससे नोड है उससे कम स्टिमुलस दिलवाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम। अब हार्मोनल की बात करते हैं, जैसे कि हम कोई चीज़ को अचानक से देख के डर जाते हैं, तो जो हमारा एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन है, जैसे कि इपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, नेफ्रिन हो गया, ये सारी जो नेफ्रिन्स है यहाँ पे बोल सकते हैं एड्रेनानॉल, एड्रेनल, जो ये हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है, ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है, समरी भी खत्म हो चुका है। थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया है क्या, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वाला कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हम लोग करते हैं। इस्नोफिल की बात करते हैं, इसे एसिडोफिल कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट है, ये 2 से 3% होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 से, इसका मेन काम क्या होता है, इसका रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। आरबीसी की बात करते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट है, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होता है, इनका मेन काम होगा यहाँ पे गैसियस ट्रांसपोर्टेशन करने का। AB ग्रुप की बात करते हैं, AB ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सबसे ब्लड दे सकते हैं ये, क्योंकि इनके प्लाज्मा के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है अगेंस्ट A और B के, ठीक है। प्लेटलेट की बात करते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इनका जो अमाउंट होता है लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है, और ये सेल के फ्रैगमेंट है, टुकड़े हैं। सिस्टोल की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, ठीक है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन होगा। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। चलिए एक बार फिर से लास्टली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो आज पढ़े, और चैप्टर को बाय बाय करते हैं। डबल सर्कुलेशन में क्या होगा कि पल्मोनरी, और यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा। हम लोग डबल सर्कुलेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्ट है ये राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट आर्टरियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा, कहाँ, लंग्स के पास जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भरा जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट यहाँ पे ऑरिकल या आर्टरियम के पास जाएगा। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ। अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक की, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेटेड ब्लड है, अरोटा के थ्रू कहाँ जाएंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे, और फिर डीऑक्सीडेटेड ब्लड डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट है वहाँ से लेके आके कहाँ रखेंगे, वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम। ये क्या होगा, सिस्टमैटिक। दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, जो दोनों है पल्मोनरी हो गया चाहे सिस्टमैटिक, इसे बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये सब कराने के लिए डिफरेंट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो डॉर्सल अरोटा है आगे चल के डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं, आर्टरी बना रहे हैं, आर्ट्रियोल बना रहे हैं, कैपिलरीज बना रहे हैं, फिर वहाँ से जब ऑक्सीडेटेड ब्लड टिश्यू को मिल जा रहा है तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कौन ला रहे हैं, वेन्यूल्स ला रहे हैं, वेन्स ला रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया आर्टरी और वेन्स का, ठीक है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा वो फाइब्रस टिश्यू का बना होगा, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलेंगे। जो मिडिल वाला होगा स्मूथ मसल से बना होगा, ठीक है। इसके अलावा इलास्टिक होगा, दोनों में, वेन हो गया, आर्टरी दोनों में। ये क्या होगा, आर्टरी में देखेंगे तो ये मोटा होगा, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या हो जाएगा, पतला हो गया। अगर हम वेन्स में देखेंगे तो जो स्मूथ मसल है, जो ट्यूनिका मीडिया है, ये क्या है, नैरो है, जिसकी वजह से ल्यूमन क्या है, वाइड है। और सबसे अंदर वाला जो होगा हम बोल के ट्यूनिका इंटीमा या फिर बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना, वो क्या होगा, वो बोल सकते हैं सिंगल लेयर का बना होगा, किसका, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होगा। यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है कि वेन्स में क्या होते हैं, ल्यूमन क्या होते हैं, वाइड होते हैं, आर्टरी में कम होते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्मूथ मसल का ट्यूनिका मीडिया होता पतला होता, आर्टरी में मोटा पाया जाता है, इसी वजह से वेन्स में क्या पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। अगर कैपिलरीज की बात करते हैं तो एंडोथेलियम यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंडोथेलियम क्या है, किसका पार्ट है, स्क्वैमस एपिथेलियम का पार्ट है, उनकी लेयर होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि जो ये यहाँ पे दिया गया है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि जो ऑर्गन है, ऑर्गन से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, वेन्यूल्स, वेना कावा, हार्ट के पास हार्ट, फिर लंग्स को, लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड अरोटा के थ्रू आर्टरी, इस तरीके से जाता है। लेकिन जो पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को अपना डीऑक्सीडेटेड ब्लड देता है, फिर वहाँ से पूरा सिस्टमैटिक वाला वेन चलता है। मीन्स यहाँ पे वेन हो गया, वेना कावा, फिर हार्ट के पास। जो यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया वो कौन है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक जान जाइए, लीवर का ये सिस्टम है कि जो लीवर है ये आगे चल के पूरा सिस्टम बनाएगा। मीन्स कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड आ रहे हैं, लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, अमोनिया बन के रखा गया है। तो अमोनिया तो डायरेक्टली हम लोग अगर इस ब्लड को अगर सीधे हम लोग हार्ट को देंगे तो हार्ट पूरा पंप कर देगा अमोनिया पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, सबसे पहले लीवर के पास। क्यों जाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, अमोनिया है। इस अमोनिया को बदलना है यूरिया में। कहाँ बदला जाता है, लीवर में। किसके थ्रू जाता है, यूरिया साइकिल से। और ये किसके थ्रू जाता है, ये जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन्स के थ्रू। अब आगे जब लीवर में जो ब्लड आ चुका है डीऑक्सीडेटेड ब्लड, वो यूरिया में बदल गया। अब यहाँ से क्या होगा, लीवर से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेन से फिर से वेना कावा से फिर से लेके जाएंगे हार्ट के पास। इस तरीके से होगा, ठीक है। ये पाथवे हो गया। अगर बात करते हैं हार्ट की मसल खुद भी चाहती है उसको भी ब्लड मिले, उसको भी सर्वाइव करना है। तो जो
मोटा है, ऑक्सीजन ब्लड लेके जाता है, तो उसमें कई ब्रांचिंग होंगी, ब्रेन को पहुंचा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन को पहुंचा रहा है। अगर हम बात करते हैं हार्ट पे, तो हार्ट में जो ऑक्सीजन ब्लड है वो किसके थ्रू जाती है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। 10% जो ऑक्सीजन ब्लड है वो कौन लेता है, ब्लड की खुद मसल्स, उसको रिक्वायरमेंट होती है, हार्ट की मसल के पास जाती है। हार्ट की मसल क्या करती है, CO2 वगैरह रिलीज करेंगे, तो डीऑक्सीजन ब्लड किसके थ्रू जाएंगे, कोरोनरी साइनस के थ्रू। कहाँ जाएंगे, राइट आर्टरियम में जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि जो रेगुलेशन है कार्डिक एक्टिविटी का, वैसे तो इनिशिएशन जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है नोडल टिश्यू के द्वारा होता है, एसए नोड के द्वारा होता है, एबी नोड के द्वारा होता है, पुरकिंजी फाइबर, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पेशल न्यूरल सेंटर है वो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लिगेंटा में, जो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है कार्डिक फंक्शन को। ठीक है, किसके थ्रू कर सकता है, ANS के थ्रू, जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक हो गया सिंपैथिक, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो सिंपैथेटिक होगा यहाँ ये क्या करता है, एसए नोड में स्टिमुलस बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं ANS का दूसरा पार्ट जिसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है, एसए नोड्स को कम कराता है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वेंट्रिकुलर साइड में वो कम हो जाएगा और कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। अगर एड्रेनल मेड्यूलरी की बात करते हैं, वहाँ से हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनल, नॉन एड्रेनल या फिर एपिनेफ्रिन या फिर नेफ्रिन की बात करते हैं, ये निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कार्डिक आउटपुट इक्वल टू होता है हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ डिसऑर्डर दिए गए। पहला तो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी होता है। नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120 से लेके 80। 120 क्या है, ये है सिस्टोलिक। ठीक है, जहाँ पे हमारा हार्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं 80 mmHg की बात करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक कंडीशन है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा हार्ट है ये रिलैक्स स्टेज में, अगर इससे ज़्यादा आने लगे, बार बार 140 और 90 के बीच में बार बार आपका बीपी रहने लगे, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन हो गया। हाइपरटेंशन में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, जो कंडक्शन होता है ब्लड का ज़्यादा होता है, यहाँ पे हार्ट की पंपिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा, जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो ब्रेन है, किडनी है, इस पर इफेक्ट देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब बात करते हैं कैट की। कैट का नाम है क्या है, कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है उसको एक ही आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। उसमें बीच बीच में क्या हो जाता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी का ल्यूमेन है पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो सफिशिएंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। तो जो कैड है इसमें क्या होता है कि डिपोजिशन हो जाता है किसका, ब्लड वेसल्स में, जो किसके ब्लड वेसल्स में, हम बोल सकते हैं जो मसल्स को पहुंचा रहा है, किसके मसल को, हार्ट की जो मसल्स को जो ब्लड पहुंचा रहा है, कौन, कोरोनरी आर्टरी, उसके ही ब्लड वेसल्स में क्या होता है, इन सबका डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी का जो ल्यूमेन है नैरो हो जाता है। इस बीमारी को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आगे देखते हैं एंजीना पेक्टोरिस में क्या होता है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है, हल्का हल्का दर्द होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ट की मसल है उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एक रीजन ये भी हो सकता है कैड, क्यों, कि जो कैड है यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी है बीच बीच में यहाँ पे डिपोजिशन हो चुका है किसका, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का। तो इससे क्या हुआ, ल्यूमेन पतला हो गया। जब यहाँ पे सही से ब्लड नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सफिशिएंट जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा हार्ट की मसल से, जिसकी वजह से एक्यूट पेन होता है। वो जो बीमारी है उसका नाम है एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, ये किस में होता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, किसी एज में, मोस्टली होता है मिडिल एज में। ठीक है, या एल्डर में होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है, किसके पास नहीं पहुंच पा रहा है, जो हार्ट की मसल है उनके पास। ठीक है, अब देखते हैं हार्ट फेलियर हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया। ठीक है, और हम देखेंगे हार्ट अटैक। जो हार्ट फेलियर ये है कि हार्ट फेल हो गया, अपना काम कर नहीं पा रहा है। ठीक है, हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितनी ब्लड की, उतना हार्ट क्या कर रहा है, सफिशिएंट यहाँ पे ब्लड का फ्लो नहीं करा पा रहा है, फेल हो जा रहा है, यहाँ पे अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ब्लड को जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट, तो क्या हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब लंग्स के चारों तरफ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, कंजेशन हो जाता है। तो कंजेशन की वजह से हम बोल सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, यहाँ पे लंग्स के एल्वेलाई में पानी ये सब पूरा भर चुका है, अब काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट पे पूरा इफेक्ट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कार्डिक अरेस्ट में। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट बीट जो है, अब हम लोग सुनते थे वो बंद हो गया, हार्ट अब बीट ही नहीं कर रहा है, धड़क ही नहीं रहा है। ठीक है, हार्ट अटैक में बात करते हैं कि जो हार्ट की मसल है उनको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल खुद ही डैमेज हो जा रही है। वन ऑफ द रीजन कैड का भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कैड में क्या होता था कि जो ब्लड वेसल यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे थे किसको, हार्ट की मसल के पास। ठीक है, कौन ब्लड वेसल था, वो कोरोनरी आर्टरी। अगर इसमें डिपोजिशन हो जा रहा है किसका, फैट, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइबर टिश्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, ये ल्यूमेन पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो जब सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं जो हार्ट की मसल को ब्लड
नहीं मिलेगा तो अपने आप को क्या करेंगे, डैमेज करने लगेंगे, ठीक है, उनके जो मसल से डैमेज करने लगेंगे, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा एक बीमारी से और हो सकता है कि जब अगर ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट के पास, हार्ट के मसल के पास, तो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से एंजीना पेक्टोरिस भी हो सकता है। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हम लोग कल PYQ करेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोग कल PYQ करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।